दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज है 23 मई और अभी दोपहर के 3:30 बजे है। मार्केट आवर्स जस्ट अभी ख़त्म हुए और वेदांता लिमिटेड, आप सब लोगों को मालूम रहेगा, ये कंपनी मेटल्स और ऑयल एंड गैस में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने कल 18.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अभी ये साल में दिस वुड बी द सेकंड पे आउट। अप्रैल में उन्होंने 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड का पे आउट किया और अभी कल 18.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। दोस्तों वेदांता एकमात्र ऐसा कंपनी है कि जिसका डिविडेंड यील्ड 30% के ऊपर है। जो उन्होंने पिछले साल में डिविडेंड दिया, दैट ऑलमोस्ट वर्क्स आउट टू 35% डिविडेंड यील्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। अभी कल उन्होंने 18.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। आई थिंक मंथ एंड का उनका एक्स डेट है इमीडिएटली, मतलब 22 को अनाउंस किया। 7-8 दिन में काम तमाम। 30 या 31 तारीख तक जिनके पास शेयर्स रहेंगे उनको ये डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक वही है, वेदांता इन व्यू ऑफ दिस 35% डिविडेंड यील्ड, वेदर वेदांता अ बुलिश डिविडेंड पेइंग स्टोरी और अ बेरिश डिविडेंड पेइंग स्टोरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब अगर कोई वेदांता का शेयर अभी खरीदता है या अगर किसी के पास वेदांता का शेयर है तो डिविडेंड के लिए उसको होल्ड करना चाहिए और आगे जाके वेदांता के शेयर में क्या करना चाहिए, ये दोस्तों हम ये वीडियो में देखेंगे। आज दोस्तों अनाउंसमेंट कल हुआ तो आज 293 रुपीज़ पे सुबह वेदांता का शेयर ओपन हुआ। कल का क्लोजिंग कुछ 287-288 रुपीज़ के आसपास था। 293 पे ओपन हुआ दोस्तों, लेकिन ड्यूरिंग द डे वापस 293 ये शेयर ने क्रॉस नहीं किया, इवन टच भी नहीं किया। इनफैक्ट क्लोजिंग में ऑलमोस्ट क्लोज टू 288 रुपीज़, मतलब 60 या 70 पैसा कल के क्लोजिंग के ऊपर शेयर का भाव बंद हुआ। नो डाउट मार्केट भी नीचे आया, जो 200-300 पॉइंट ऊपर था सेंसेक्स, निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर था, वो मार्केट ख़त्म होते होते सिर्फ 22 या 23 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। सेंसेक्स तो 0 पे क्लोज हुआ, एडजस्टेड क्लोजिंग वुड बी डिफरेंट। तो दोस्तों वेदांता ये जो कंपनी है इतना हेफ्टी डिविडेंड दे रही है, तो इसमें आगे जाके डिविडेंड के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, आगे जाके कैपिटल अप्रिसिएशन के क्या प्रोस्पेक्ट है, ये दोस्तों हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके सामने जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे जो अपना पर्पज़ रहता है वो रिटर्न का रहता है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने से उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है, या शेयर मार्केट में अगर डालेंगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, और साइड बाय साइड हमको डिविडेंड इनकम भी उसका आते रहता है। और जैसे मैंने अभी बोला, वेदांता इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी आफ्टर कोल इंडिया। अगला वीडियो अपना कोल इंडिया के ऊपर भी आने वाला है। कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड 15% है, एज अगेंस्ट दैट वेदांता का डिविडेंड यील्ड 35% है। मतलब अगर कोई 100 रुपया वेदांता में डालेगा, एक साल इसको होल्ड करेगा, तो उसको साल का 35 रुपया, मतलब 35% आराम से मिलेगा, एज अगेंस्ट बैंक इंटरेस्ट ऑफ 7-8%। मतलब अगर FD में रखेंगे तो 7-8% मिलेगा, उसके सामने 35% उनको गेन मिलेगा। ये इतना इजी है क्या? आइए चलिए देखते हैं वेदांता के स्टोरी में। पहले दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं। हर एक जो कंपनी है दोस्तों, हर एक कंपनी का अपना डिविडेंड का पॉलिसी होता है। गवर्नमेंट का अलग पॉलिसी होता है, प्राइवेट कंपनीज का अलग पॉलिसी होता है। मतलब जो डिविडेंड है वो जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से दोस्तों कंपनी डिविडेंड पे करती है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का ये पॉलिसी रहता है कि आउट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो पैट है उसमें से 40%, 50%, 60% जो उनका पॉलिसी है उसके हिसाब से दोस्तों वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये डिविडेंड परसेंटेज डिसाइड करने के टाइम कंपनी का आगे का 4 या 5 साल का कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, कितना खर्चा होने वाला है, कितना कैश, कितना रिजर्व्स कंपनी को लगने वाला है, उसका दोस्तों पूरा एनालिसिस करके जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना शेयर होल्डर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के ओनर्स, उनको कितना बैक हम लोग दे सकते हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, कंपनी के CEOs है, वो एनालाइज करते हैं। और उसके बाद दोस्तों कंपनी का जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट निकाल के
बाकी का पैसा दोस्तों कंपनीज शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली ये डिविडेंड का पॉलिसी रहता है, मतलब जितना प्रॉफिट अर्न किया उसी में से डिविडेंड को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, कंपनीज जो प्रॉफिट कमाते हैं उसी में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी दोस्तों आते हैं वेदांता की तरफ। वेदांता ने कल 18.5 रुपये का अनाउंसमेंट किया और 6 अप्रैल के बाद उन्होंने 20.5 रुपये ऑलरेडी डिविडेंड पे आउट शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी कर दिया है। अभी ये दोस्तों 18.5 रुपये अनाउंस किया। अभी जो मेटल कंपनीज़ का ओवरऑल मेटल सेक्टर का जो सिचुएशन है वो इतना दोस्तों स्ट्रांग नहीं है। हमने टाटा स्टील के नंबर्स देखे, हमने बाकी कुछ स्टील कंपनीज़ के नंबर्स देखे, तो स्टील कंपनीज आर स्ट्रगलिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। लेकिन दोस्तों इन स्पाइट ऑफ all these global problems, Vedanta could manage a declaration of dividend of 18.5 rupees. हाउ एंड कैसे वो अभी आगे जाके देखेंगे। और ये जो डिविडेंड पे आउट हो रहा है उसका एज अ कंपनी के जो फिनेंशियल्स है, कंपनी का जो हेल्थ है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है क्या, या इसका उसके ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, ये भी दोस्तों अभी हम लोग आगे जाके 5 मिनट में देखेंगे। साथ साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि वेदांता का पिछले 3 साल का वेदांता ने प्रॉफिट कितना कमाया, इनडायरेक्टली वेदांता का ईपीएस क्या है, उसके सामने पर शेयर वेदांता ने कितना डिविडेंड पे आउट किया है पिछले 3 सालों में। उसके बाद दोस्तों वेदांता का हम लोग रिजर्व्स भी देखेंगे और उसके अगेंस्ट कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी का जो डेट है, उसमें क्या मूवमेंट हुआ है वो भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों, तो डिविडेंड इंडिपेंडेंट देख के काम नहीं चलेगा। डिविडेंड के साथ ये 3 चीज़ें, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का आगे जाके कैपेक्स कितना होने वाला है, क्योंकि कंपनी को आगे आउट ऑफ दैट प्रॉफिट हाउ मच मनी कंपनी नीड्स टू रिटेन इन इट्स रिजर्व, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रिजर्व्स का पोजीशन और उसके सामने कंपनी का कर्जा, क्योंकि कंपनी के पास जितना कर्जा ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी होता है। तो ये सब दोस्तों चारों चीज़ें डिविडेंड के साथ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि कंपनी ने पिछले 3 साल में कितना प्रॉफिट कमाया और उसके सामने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया। दोस्तों कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो 3,73,000 करोड़ शेयर्स 1 रुपये के, ये इतना कंपनी का कैपिटल है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी FY21 से FY23 में दोस्तों कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया वो दोस्तों 53,240 करोड़ का कमाया। FY23 में कंपनी का EPS था 74.7, उसके सामने कंपनी ने डिविडेंड दिया 81 रुपीज़ का, मतलब जितना कमाया उससे थोड़ा ज़्यादा दिया। FY22 में कंपनी का EPS था 46.4 रुपीज़, उसके सामने 45 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, मतलब ऑलमोस्ट जितना पर शेयर कमाया उतना पूरा इक्विटी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। FY21 में 28.2 रुपीज़ का EPS था, उसके सामने 58.4 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और अगर ये 3 साल का हम लोग टोटल करेंगे तो 53,248 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके सामने जो डिविडेंड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 साल में वो 68,597 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 13 से 14 हज़ार करोड़ का डिविडेंड कंपनी ने ज़्यादा डिक्लेयर किया है दैन इट्स जनरेटेड प्रॉफिट्स। और उसमें मैंने जो अप्रैल का 20.5 रुपये का, मतलब करंट ईयर में अप्रैल में जो 20.5 रुपये का डिविडेंड था और जो अभी 18.5 रुपये का डिविडेंड है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, दैट इज़ ओवर एंड अबाउ दिस। तो ये हो गया प्रॉफिट वर्सेस डिविडेंड पेड का कंपैरिजन। अभी दोस्तों देखते हैं कि कंपनी का डेट पोजीशन क्या हुआ है पिछले 3 सालों में, और उसके सामने कंपनी का जो रिजर्व्स है उसका भी पोजीशन कंपनी का क्या है वो हम लोग दोस्तों देखते हैं। दोस्तों FY21 से FY22 में जो कंपनी का कर्जा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा, 3,449 रुपये से कंपनी का कर्जा बढ़ा, लेकिन FY22 से FY23 में दोस्तों 13,000 करोड़, मतलब सब्सटेंशियल जंप हुआ इन कंपनीज टोटल डेट। इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट भी है और शॉर्ट टर्म डेट भी है। एज अगेंस्ट दैट दोस्तों रिजर्व्स जो है कंपनी का
जो FY21 में 62,000 करोड़ के आसपास था वो FY22 में 65,000 करोड़ हुआ। मतलब इंस्पाइट ऑफ पेइंग द डिविडेंड 3,100 करोड़ रुपया रिजर्व्स में ऐड हुआ। लेकिन FY23 में दोस्तों फ्रॉम 65,000 करोड़ रिजर्व्स 39,000 करोड़ हुआ। मतलब 26,000 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स उनका कम हुआ। इसका वन ऑफ द रीजनिंग इज जो प्रॉफिट FY23 में आया और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, इसमें जो गैप है ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का जो गैप है दोस्तों, वो गैप की वजह से भी ये जो रिजर्व्स है उसमें जो डिक्लाइन हुआ है वो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और जो दोस्तों कंपनी का कर्जा जो बढ़ा है FY23 में, पर्टिकुलरली आल्सो इन Q4, उसके लिए कंपनी का वाटर फ्लो चार्ट है, कंपनी के साइट पे है, इसको ब्रिज भी बोलते हैं। तो उसमें अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीस का जो इंक्रीज कंपनी ने दिखाया है दैट इज़ ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर दोस्तों Q4 का कर्जे का अगर हम लोग पोजीशन देखेंगे तो उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है तो ये चार्ट में ये दिखता है दोस्तों कि उसमें से 10,400 करोड़ का जो इंक्रीज़ है दैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब दोस्तों क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट है दैट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पेइंग द डिविडेंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिटिल बिट ऑफ लोन, लिटिल बिट ऑफ कर्जा इज ऑल्सो यूज फॉर पेइंग द डिविडेंड। और हमने स्टार्टिंग में दोस्तों क्या बोला था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि द डिविडेंड हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स ओनली। लेकिन अभी यहाँ पे दोस्तों दिखता है कि थोड़ा सा कर्जा लेके भी कंपनी हैज़ पेड सब्सटेंशियल डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। अभी ये अच्छा है बुरा है उसमें दोस्तों हमको नहीं पढ़ना है। कंपनी बड़ा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी रिनाउंड है, मैनेजमेंट नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है, उनको मालूम है कंपनी के फंड्स कैसे मैनेज करना। तो ये जो डिसीजन है या ये जो ज़्यादा डिविडेंड का जो पे आउट हो रहा है उसमें उसके रीज़निंग में हमको नहीं पढ़ना है। और ये कंपनी के लिए अच्छा है बुरा है इसमें हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे जाके इसके वजह से क्या होगा वो दोस्तों हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और वही अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हेफ्टी डिवीजन जो कंपनी दे रहा है उसके वजह से आगे क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक 2-3 पॉइंट्स भी हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 साल पहले दोस्तों जब भी कोविड आया था तभी कंपनी ने 88-90 रुपीज़ से बायबैक का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन वो बायबैक सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि LIC ने खुद ने बोला कि हम 240-250 के पहले शेयर बायबैक में टेंडर नहीं करेंगे, इसलिए वो बायबैक फेल हो गया। तभी से दोस्तों अभी तक अगर टोटल डिविडेंड का मतलब पिछले 3 साल का डिविडेंड का हम लोग टोटल करेंगे तो वो 185 रुपये के आसपास 185 रुपीज़ के आसपास है। मतलब समझो तभी का बायबैक का भाव हम लोग देखेंगे और डिविडेंड जो 3 साल में पे किया है वो अगर हम लोग देखेंगे तो जो आज का जो क्लोजिंग है हम लोग उसके ऑलमोस्ट नज़दीक आते हैं दोस्तों। तभी अगर किसी ने बाय किया रहेगा 88, 90 या 100 लेवल पे 3 साल पहले, उनको दोस्तों अच्छा रिटर्न मिला है। ऑलमोस्ट 185 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में मिले और कैपिटल एप्रिसिएशन भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दोस्तों कैपिटल एप्रिसिएट हुआ है। लेकिन आगे जाके दोस्तों यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्या? मेरे हिसाब से दोस्तों आगे जाके ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा क्योंकि जो कंपनी का जो डिविडेंड का जो पॉलिसी है मतलब जितना पूरा प्रॉफिट हो रहा है पूरा का पूरा प्रॉफिट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आउट ऑफ द रिजर्व्स कंपनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ डिविडेंड। दोस्तों आगे जाके कंपनी का जो एक्सपांशन होगा, कंपनी का एक्सपांशन तो डेफिनेटली होगा, बड़ा कंपनी है तो कंपनी को एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो एक्सपांशन है दोस्तों दैट वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन द डेट। और वही हमने दोस्तों पिछले चार्ट में देखा कि कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी का जो डेट है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे डेट इंक्रीज़ होता है दोस्तों वैसे कंपनी का जो इंटरेस्ट का पे आउट है उसमें भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे इंटरेस्ट के पे आउट में इंक्रीज़ होगा वैसे दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो अभी सब्सटेंशियल प्रॉफिट कंपनी का दिख रहा है, शायद आगे जाके दोस्तों 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन वो इतना सब्सटेंशियल प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। और आगे जाके दोस्तों मतलब 1 से 2 साल के बाद कंपनी का पॉलिसी भी थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसा मेरा एनालिसिस है कि अभी जितना कंपनी डिविडेंड दे रहा है उसका आधा भी दोस्तों आगे जाके कंपनी से डिविडेंड आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर मैं डाउटफुल हूँ बिकॉज ऑफ द रीजंस विच वी जस्ट सॉ। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ तो वेदांता
डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है। लेकिन एक बात नोट करने जैसी है, डिविडेंड कल अनाउंस हुआ, कल का भाव था 288 रुपीज़, 18.5 रुपये का डिविडेंड है। आज का भाव भी दोस्तों 288 रुपीज़ है। इसका मतलब जो डिविडेंड अनाउंस हुआ, जो डिविडेंड का अमाउंट है, दैट इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द करंट क्लोजिंग प्राइस ऑफ 288। तो आगे जाके दोस्तों वेदांता के शेयर में अप्रिसिएशन कितना होगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। मतलब ज़्यादा अप्रिसिएशन होने के चांसेस कम है। हो सकता है इन बिटवीन कुछ स्पर्ट आए, सडन मूवमेंट आएगा, अपमूव आ भी सकता है दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से वेदांता का शेयर फ्रेश खरीदने में अभी समझदारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ड्यू टू वन सिंपल रीज़न के रिस्क एंड रिवॉर्ड एज ऑफ नाउ आर नॉट मैचिंग। एक दोस्तों फेमस डायलॉग भी है, रिस्क है तो इश्क है। वैसे ही दोस्तों जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना उसका बेनिफिट, मतलब उतना कैपिटल में अप्रिसिएशन भी ज़्यादा होना चाहिए, देन इट इज़ वर्थ टेकिंग दैट हायर रिस्क। लेकिन अभी मुझे लगता है दोस्तों कि वेदांता में रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ नॉट फेवरेबल। मतलब अभी रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड इतना नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। डिविडेंड का जो अमाउंट है दोस्तों वो एक्स डेट में जो ट्रेडिंग प्राइस है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर किसी को सिर्फ डिविडेंड के लिए अभी अगर ख़रीदना है तो छोटे क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में इसको बिल्कुल नहीं ख़रीदना है। किसी के पास दोस्तों ऑलरेडी है तो उसको ये डिविडेंड तक होल्ड करने में हर्ज नहीं है, लेकिन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन अगर किसको इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर में अभी एंट्री लेना है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ दिस शेयर फॉर मी इज़ इन अवॉइड कैटेगरी, बिकॉज नाउ देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क अभी ज़्यादा है, रिवॉर्ड अभी कम है, ये मेरा मानना है। क्योंकि शेयर का अगर हम लोग मूवमेंट देखेंगे, पिछले 3-4 महीने का अगर एवरेज देखेंगे, तो मेरे हिसाब से अभी शेयर का जो अपमूव है दैट इज़ नाउ लिमिटेड। बट इसमें अभी दोस्तों डाउन साइड आगे जाके बिकॉज ऑफ द रीजन्स वी जस्ट सॉ, उसमें डाउन साइड दोस्तों पॉसिबल है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो दोस्तों विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस क्या लगाना है, वो जो अपना अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस दोस्तों ज़रूर इसमें लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसमें शॉर्ट टर्म में दोस्तों थोड़ा थोड़ा अपमूव आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। अगर कोई ट्रेडर है तो इसमें दोस्तों ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में इसमें पैसा कमाने का चांसेस ज़्यादा है दैन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आगे के 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में दोस्तों इसका जो प्राइस का जो चार्ट है, इसका जो प्राइस का जो मूवमेंट है, वो मुझे विथ लिटिल निगेटिव बायस, मतलब डाउनटर्न मुझे इसमें दिखता है। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ वेदांता ओनली फ्रॉम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ इन अवॉइड लिस्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। लेकिन दोस्तों मेरा काम है नॉलेज शेयर करना, मेरा काम है मेरा एनालिसिस आपके सामने शेयर करना। लेकिन शेयर में, स्टॉक में, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेना है नहीं लेना है, ये आपका डिसीजन आपको खुद को लेना है। पैसा आपका है, फ़ायदा नुकसान दोनों आपका है। लेकिन मेरा जो मोटो है, मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने के पीछे, कि प्रॉफिट में लॉस नहीं होना चाहिए और अपना हार्ड अर्न मनी जो है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये मैंने मेरा व्यू पॉइंट आपके सामने पेश किया। और दोस्तों 2 दिन पहले एक अच्छी कहावत शेयर मार्केट के बारे में किसी ने मुझे बताई कि शेयर बाज़ार ज़िंदगी भर कमाने का ज़रिया है। शेयर बाज़ार ज़िंदगी भर पैसा कमाने का ज़रिया है, ना कि ज़िंदगी भर का पैसा एक ही बार कमाने का ज़रिया है। मतलब अगर शेयर मार्केट में हमको पैसा कमाना है तो उसमें एक ही बार पूरा पैसा कमाएगा ऐसा होता नहीं है। इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। और इसी के ऊपर दोस्तों मेरा अगला वीडियो आने वाला है कि जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स रहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए अपनी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, अपने 3 नए वीडियोज़ आने वाले हैं। एक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोल इंडिया के ऊपर एक वीडियो आएगा, कोल इंडिया का पूरा एनालिसिस, उसका डिविडेंड पे आउट जो 15% यील्ड है, वेदर दैट इज़ सस्टेनेबल और नॉट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के कितने अच्छे चांसेस है, अप्रिसिएशन के कितने चांसेस है, उसके ऊपर वीडियो आएगा। उसके बाद में जो मैंने अभी बोला साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए अपना क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा। और तीसरा वीडियो दोस्तों आएगा
अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है 2,000 रुपये का नोट सितंबर तक बैंक में जाके वापस जमा करना है, तो उसका इफेक्ट दोस्तों शेयर मार्केट में क्या होगा, कौन से सेक्टर के लिए अच्छा है, कौन से कंपनीज के लिए अच्छा है, कौन से कंपनीज के लिए न्यूट्रल है। खराब तो किसी भी कंपनी के लिए नहीं है एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू मी, बट कुछ कंपनीज के लिए अच्छा होगा, कुछ कंपनीज के लिए न्यूट्रल होगा, तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे 3 वीडियोस आगे जाके आगे के अपने 10 दिन में आएंगे, तो स्टे ट्यून। और अगर वीडियो पसंद आ रहेगा ये वाला वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन का भी बटन दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों टाइम इज़ मनी, अगर टाइम पे शेयर मार्केट में कोई एक्शन हम लोग लेंगे तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।